भाभी, ओ भाभी, अरे आप अब तक तैयार नहीं हुई। ये चौथी बार भेजा है माँ ने आपको बुलाने। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मेरी जरूर पिटाई हो जाएगी। बस ये ब्लशर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट फिर चलते हैं। ये कहकर घर की नई नवेली बहू मानसी वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननद सोमी उसके पास आकर खड़ी हो गई और फिर, अरे बाप रे भाभी, आपकी पलकें तो झड़ गई। नहीं सोमी, ये नकली पलकें हैं। ये देखो, इस लैश ग्लू से इन्हें आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर है, और ये है आई शेडोज की पैलेट। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो मेकअप का कितना सारा सामान है। मेरे पास तो बस एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 1 साल पहले। अरे पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं। हाँ, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, न खुद करती हैं और न मुझे करने देती हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। अब उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो फिर चलो आओ यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद सोमी चहकते हुए कुर्सी पर बैठ गई और मानसी भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गईं कि बाहर मानसी का इंतजार हो रहा था। जब काफी देर तक सोमी मानसी को लेकर बाहर नहीं आई तो सोमी की माँ कल्याणी खुद मानसी के कमरे में आई और वहां का नजारा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोमी, तुझे किसने भेजा था यहाँ ये लिपापोती करवाने के लिए? माँ मैं वो बस अब थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे। माँ जी, आप सोमी पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था। शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। देखिए ना, सिर्फ हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर? 1 नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए सोमी, जा सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबका चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर सोमी सहम गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही कल्याणी ने मानसी से कहा, खबरदार जो आइंदा कभी मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे काम छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई इसकी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो तो जितना चाहे खर्च करती होगी अपने इन लाल पीले नीले डिब्बों पर। लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा से यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी, बस, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। बाहर मोहल्ले की औरतें घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखा आना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस चली ही जाएंगी। ये कहकर कल्याणी वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे मानसी भी घूंघट डालकर बाहर आ गई। कल्याणी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विनेश और छोटी बेटी सोमी। विनेश और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। कल्याणी हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं पाएगी और ना ही विनेश उसके नखरे उठा पाएगा। दूसरी तरफ मानसी की सोच इससे बहुत अलग थी। मानसी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। हर बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। देखा नहीं सोमी बेचारी को कैसे डरा धमका कर रखती है। मेरी मानो तो हम अभी से ही। नहीं विनेश, हम माँ जी और सोमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम खुद ही सोचो, हमारे अलावा उनका है ही कौन? बस यही सोचकर मैं भी चुप रह जाता हूँ। तुम्हें पता है मानसी, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब बाबूजी जिंदा थे तो उन्हें भी सजने सवरने का बहुत शौक था, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से एक अजीब सी चिढ़ हो गई उन्हें। शायद कम उम्र में विधवा हो जाने का जो दुख मेरी माँ ने झेला है, उसी वजह से वो आज ऐसी हो गई हैं। कोई बात नहीं विनेश, मैं समझती हूँ और मेरा यकीन करो, मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उनका दिल जीतकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूंगी। ओफो, आज फिर आटा गीला हो गया मुझसे। अब क्या करूं? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स सोमी, सच में अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? आप अच्छा छोड़ो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो, बताओ ना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? अब मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्तें लगाती है पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा,
तो फिर जाने दो। आज तो माँ कीर्तनों में गई है तो लगा सकती थी, पर रोज कैसे लगाऊंगी? तुम खुद को नहीं लगा सकती, पर मुझे तो लगा सकती हो। क्या मतलब भाभी? मतलब ये ननद रानी कि आज से हर शाम जब माँ जी पूजा पाठ करती हैं तो मैं तुम्हें फुल मेकअप करना सिखाऊंगी, और हर सुबह जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। मानसी की बात सुनकर सोमी बहुत खुश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बिमला, तूने मेरी सोमी को देखा क्या कहीं? हाँ देखा ना, तेरी बेटी को भी और तेरी बहू को भी। वो नुक्कड़ पे जो ब्यूटी पार्लर है उसी तरफ जाते देखा था दोनों को। अब बुरा मत मानना कल्याणी, दुनिया भर की बहुएं अपने ससुराल के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन तेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसी भाभी थी अब ननद भी वैसी ही बनती जा रही है। कल्याणी के लिए अब एक एक पल भारी हो रहा था। वो आज सोमी और मानसी दोनों पर बरसने वाली थी। और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। सोमी, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग ठिकाने लगा दूं। क्यों री, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता बता क्यों लेकर गई थी इसे ब्यूटी पार्लर? हैं, अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा सोमी, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ, और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मेरे साथ सोमी के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? सोमी का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो तुम सोमी को कभी जान ही नहीं देती। माँ, मैंने और मानसी ने सोमी को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी सोमी? तेरी बीवी के जैसी बनेगी। नहीं माँ जी, सोमी मेरे जैसी नहीं बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था उसमें सोमी फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया इसने, वो भी तब जबकि इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। और तभी उसके हाथों को थामते हुए सोमी ने कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुप कर किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सच तो यह है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी भी हैं, दोस्त भी हैं, और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत थी। सोमी के शब्दों ने इस बार कल्याणी के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास था। उसने सोमी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर मानसी की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए मानसी से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती थी। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना तो आप मुझे ये लेकर दोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर यह बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक
वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए। किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथी उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो, और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीता और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा, और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी,